हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं कि एसएससी जेई 2025 का नोटिफिकेशन तो आ चुका है। उसमें ब्रांच वाइज कितनी वैकेंसी आउट हुई है, कितने फॉर्म फिल हुए हैं, एज वेल एज आपके सामने अब कितना कंपटीशन है और आपको कितने कंपटीशन के साथ तैयारी करनी है, इन सारे पॉइंट्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आपकी आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिटेल में बात की जाएगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस सेशन में सारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो जानते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मेरा टेलीग्राम है, आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम में और अपना डाउट पोस्ट कर सकते हो, आपको आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा। बाकी आप ऑफिशियल पीडब्ल्यू के जो इंजीनियर्स वाला का ऑफिशियल चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो वहां से। अब देखो, एसएससी जेई 2025 की बात करें, कंडक्टिंग अथॉरिटी कौन है? एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। मोड या नेचर ऑफ पेपर है या नेचर ऑफ एग्जाम है, वो दो पार्ट में होता है। पेपर 1 भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, पेपर 2 भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हुई है? 1765, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए 1765 वैकेंसीज आउट हुई है। डिसिप्लिन कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट है? मेन जो डिपार्टमेंट है हर किसी को जो चाहिए होता है, एमईएस चाहिए, सीपीडब्ल्यूडी चाहिए, एनटीआरओ चाहिए, बीआरओ चाहिए, सीडब्ल्यूसी चाहिए। मतलब इनमें सबसे जो टॉप प्रायोरिटी है वो सीपीडब्ल्यूडी, सीडब्ल्यूसी, एमईएस की रहती है। मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो दी गई है 18 से लेके 32 इयर्स दी गई है। मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 32 अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस पेपर 1 और पेपर 2 है। उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसके थ्रू आपका एक सिलेक्शन यहां पर एसएससी में होता है। वर्क प्रोफाइल की अगर बात की जाए, लिमिटेड फील्ड वर्क है और बाकी मोस्टली ये आपका ऑफिस वर्क है। मतलब थोड़ी सी अच्छी जॉब है, सिविल इंजीनियर के लिए बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। करियर ग्रोथ, अच्छा करियर ग्रोथ है। मतलब इसमें अगर मैं बात करूं, टाइम टू टाइम प्रमोशन हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता बट प्रमोशन हो जाता है। जेई से एई बन जाते हो आप जल्दी। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रिक्रूटमेंट की अगर बात करें, हर साल आता है ये पेपर, पिछले कुछ टाइम से हर साल आ रहा है, रेगुलर डिसाइडेड है, तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पर डिग्री अलाउड है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जहां पर डिप्लोमा अलाउड है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल है और कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज उनमें है। अगर मैं बीआरओ की बात करूं, जो मेल कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही अलाउड है, बट डिप्लोमा के लिए आपके पास एडिशनल 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज है 796। सेकंड जो डिपार्टमेंट है सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन है, दोनों ही अलाउड है। इसमें डिप्लोमा वालों को कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, 90 सीट्स है। अगर मैं सीपीडब्ल्यूडी की बात करूं, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, दोनों ही अलाउड है, जिसमें 210 सीट्स हैं और इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है डिप्लोमा को। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इस बार इसमें 3 वैकेंसीज है, डिग्री डिप्लोमा दोनों ही अलाउड है। एक्सेप्शनल केस में बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो सीट था इस बार नहीं आई है, डिग्री भी अलाउड है, डिप्लोमा वाले भी अलाउड है, 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में इस बार 11 वैकेंसीज है, डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही बच्चे यहां पर अलाउड है, दोनों ही कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, डिग्री वाले भी अलाउड है, डिग्री वाले भी अलाउड है, डिप्लोमा वाले भी अलाउड है। डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 202 वैकेंसीज है, दोनों ही एलिजिबल हैं। अगर एनटीआरओ की बात करूं तो इस बार एनटीआरओ में कोई वैकेंसीज नहीं देखने को मिली है, दोनों ही इसके अंदर अलाउड होते हैं, डिग्री और डिप्लोमा स्टूडेंट्स। अगर मैं डिपार्टमेंट वाइज अगर वैकेंसीज की बात करूं तो देखो, इसमें ज्यादातर जो बच्चे हैं वो किसकी तरफ जाते हैं? सीपीडब्ल्यूडी की तरफ, सेंट्रल वाटर कमीशन की तरफ या फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की तरफ जाते हैं। काफी सारे बच्चे हैं जो बीआरओ में नहीं जाना चाहते, बीआरओ की जॉब छोड़ भी देते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बीआरओ की जॉब खराब है। जो भी आपके लिए है, आपके पास अगर मैं सिविल की बात करूं तो 1312 वैकेंसीज है, ई प्लस एम की बात करूं 299 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 21, इलेक्ट्रिकल के लिए सेपरेट 99। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जहां पर दोनों एलिजिबल है वहां पर 299 वैकेंसीज है। यहां पर हर डिपार्टमेंट वाइज अगर मैं बीआरओ में जो मेल कैंडिडेट्स अलाउड है 163 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों आप एलिजिबल हैं।
ठीक है। अगर मेजरली सिविल में बात करूं 796 बीआरओ में, फिर हमारे पास मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, सीपीडब्ल्यूडी में, ये वैकेंसीज ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो अब आपके पास उतना टाइम नहीं बचा है, फिर भी बहुत मतलब अराउंड अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस करंट सिनेरियो में आपके पास अभी भी 60 डेज है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी तक आपके पास जो नोटिफिकेशन था या एग्जाम डेट जो निकाली गई थी अक्टूबर की निकाली गई थी, अक्टूबर में ही होना है। बट हाँ, कुछ वजह से जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है कि हमारा जो एग्जाम का कंडक्टिंग अथॉरिटी है उसकी वजह से एग्जाम आपका डिले भी हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी के हिसाब से हम तैयारी करते हैं, अगर डिले हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि एसएससी जेई 2025 की एग्जाम डेट क्या होगी। दिमाग में सवाल चलता है कि क्या होनी चाहिए एसएससी जेई। तो एसएससी जेई की पेपर 1 की जो डेट है 27 से लेकर 30 अक्टूबर की, अभी तक हमारे पास डेटा के अकॉर्डिंग यही है। चेंज होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको कंसीडर कर लेंगे। पेपर 2 जनवरी या फरवरी में होगा, आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिलेगा, 3 महीने के आसपास का टाइम मिल रहा है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो अब फरवरी में होता है तो आपको 4 महीने तक का टाइम भी मिल सकता है, डिपेंड करेगा क्या डेट आती है। एसएससी जेई में क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? यार ये बहुत बड़ा डाउट रहता है काफी सारे बच्चों का, तो मैंने इसके लिए आपको एक एग्जैक्ट आंसर क्या बोला गया एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में, द कैंडिडेट हु कैन प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट or that he or she has been declared pass will also be deemed to meet the essential educational qualification। सिंपल सी बात है, बहुत सारी इंग्लिश लिख रखी है, इसको बता देता हूं कि क्या बोला गया है कि आपके पास कट ऑफ डेट से पहले एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए, आप पास होने चाहिए, और उस जो एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके ऊपर डेट मेंशन रहनी चाहिए कि डेट जो है कट ऑफ से पहले की हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके कोई भी बैकलॉग रह जाता है या कुछ भी रह जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, चाहे आपने एसएससी क्वालिफाई कर लिया हो, एसएससी में आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। अब कट ऑफ के लिए बोला है तो इसने प्री की और मेंस की कट ऑफ के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो आप यहां पर ध्यान देना कि आप प्री की कट ऑफ से पहले आपके पास आपका रिजल्ट होना चाहिए, तब तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, एज पर द जो हमारे पास लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया। ठीक है, अब बात आती है कि हम 60 दिन बचे हैं सर, कैसे कवर किया जाए, कैसे कवर किया जाए या किस तरीके से हम तैयारी करें कि हमारी बेस्ट से बेस्ट तैयारी भी हो जाए, एसएससी भी निकल जाए। तो 60 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हो, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हाईली वेटेज सब्जेक्ट के, हाईली वेटेज जो सब्जेक्ट है उनकी जो इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लो, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको सॉल्व करोगे। अब क्या है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमें प्रॉब्लम भी फील होती है, तो हमें वापस रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको दोबारा रिवाइज करो, वहां पे गलती होने के चांसेस कम करो, जो मिस्टेक्स है उनको मिनिमाइज करो। देन आप जो यहां पर जो कॉन्सेप्ट सीखे, जो क्वेश्चन सॉल्व किए, जो रिवाइज किया, इसके बिहाफ पर आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। स्टार्टिंग में कभी भी शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, किसी और के शॉर्ट नोट्स आपके काम के नहीं है, तो मेक शॉर्ट नोट्स बनाओ। फिर आप जो शॉर्ट नोट्स बनाए, आप इतना काम कर चुके हो, मतलब सब्जेक्ट को 2 से 3 बार पढ़ चुके हो, इसके बाद आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा। डे बाय डे इंप्रूवमेंट करो, एक दिन में कभी भी कुछ हासिल नहीं होता, टाइम लगेगा, हर चीज टाइम मांगती है, टाइम दोगे तो वो आपको पे ऑफ करेगी रिटर्न में। देन अगर मैं बात करूं कि 60 डेज में हम क्या करें, किस तरीके से करें, हमने ये तो बात कर ली कि हमें किस तरीके से हमें काम करना चाहिए, हमें किस ऑर्डर में काम करना चाहिए, ये तो हमें पता चल गया। अब क्या करोगे, आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए, आपका जो स्टडी प्लान होना चाहिए वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि भाई हर सब्जेक्ट के लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है, कितने टाइम में कौन सा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कर लेना, यह पता होना चाहिए। जिससे क्या है कि अगर वो कहीं डेविएट भी कर रहा है तो उसकी जगह डेविएशन हमेशा कंसीडर करके चलो कि भाई ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मुझे 5 दिन चाहिए थे, तो हर सब्जेक्ट के लिए 5-5, 6-6 दिन डिसाइड कर लो। जो हाईली वेटेज है उनके लिए ज्यादा, जो लेस वेटेज वाले सब्जेक्ट है उनके लिए कम दिन डिसाइड कर लो। लेस वेटेज वालों में से सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो जो रिपीट हो रहे हैं, और जो हाईली वेटेज है उनमें से सारा पढ़ के जाओ, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें एग्जाम में मार्क्स लाने, पीएचडी नहीं करनी।
तो आपके लिए रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि आप जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उन पे ध्यान दो, एज वेल एज आप अपने स्ट्रक्चर्ड जो स्टडी स्केड्यूल है, स्ट्रक्चर्ड जो स्टडी स्केड्यूल्ड है, उसमें आप कभी भी डेविएशन मत आने दो। ट्राई करो मिनिमाइज डेविएशन की, जिससे आपने जो टारगेट बनाया 60 दिन का, वो 60 दिन में ही आप हासिल कर पाओ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो या ओवरबर्डन आप पे फील नहीं हो। अब क्या होता है सर, हम तैयारी करते हैं, हमें बर्डन भी फील होती है, तो हम क्वेश्चन कब प्रैक्टिस करें, हम कब अपनी स्टडी को किस तरीके से हम यहां पर मैनेज करें, कब हम थ्योरी पढ़ें, कब हम क्वेश्चन करें। तो बेटा इसके लिए आप डेली प्लान भी बनाओ और प्लान फॉर वीकेंड भी बनाओ। मतलब वीकेंड अलग तरीके से, क्योंकि वीकेंड छुट्टी वाला टाइम होता है, क्लासेस कम होती है, स्पेंड अच्छे से करो उसको अलग तरीके से, डेली प्लान को अलग तरीके से बनाओ। अब डेली प्लान में क्या होना चाहिए आपका, डेली प्लान में आपके पास हमेशा सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाओ। अगर 5 बजे नहीं उठ पा रहे हो, उस टाइम को शिफ्ट कर दो, 7 बजे उठ पा रहे हो तो 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम बनाओ। मतलब 3 आवर्स सेल्फ स्टडी ट्राई करो कि मॉर्निंग में आपकी कंप्लीट हो जाए। फिर 3 से 4 घंटे जो ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपकी क्लास चल रही है वो कंप्लीट करो। इन सबके बीच में माइंड को रिलैक्स देने के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन या वॉकिंग 20 से 30 मिनट की जरूर करो, जिससे बॉडी रिलैक्स हो आपकी। ठीक है, एट द एंड डे जैसे जैसे कंप्लीट होने लगे उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वर्कबुक या पीवाईक्यू से। आपने क्या किया, नोट्स रिवाइज कर लिए, सेल्फ स्टडी कर ली, कुछ नया एड ऑन करने के लिए पढ़ना है पढ़ लिया, बॉडी को रिलैक्स भी कर लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। ये सारी चीज आपने 60 दिन में, मतलब 60 दिन में ये रेगुलरली डेली जो हमारे वीक्स हैं, वीक के जो 5 या 6 दिन है, मंडे टू सैटरडे में आप ये करोगे। ठीक है, डेली प्लान आपका ये होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं वीकेंड में प्लान क्या होगा, वीकेंड में आपको देखो क्या होता है, काफी सारे बच्चों को फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है, तो वीकेंड में जो पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड फॉर्मूला भी बना लो। टेस्ट या क्विज जो भी अटेंड करनी है, जितना सब्जेक्ट पढ़ा, जो भी पढ़ के आए हो उसके लिए टेस्ट या क्विज लगा लो। नेक्स्ट वीक का प्लान बना लो कि अगले वीक मुझे क्या कंप्लीट करना है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स देने के लिए आउटिंग करो, मूवी करो, बाबू बाबू से मिल के आओ यार, है ना, घूम फिर के आओ, आराम से रिलैक्स दे के आओ। तो मूवी जो है यहां पर आपके पास मूवी पे जोर नहीं दे रहा हूं, अगर नहीं टाइम है कोई बात नहीं, ऊपर के 3 पॉइंट कंप्लीट करो और एनालिसिस करो प्रीवियस वीक का शेड्यूल कहां लैग किया है, उस लैग करने को उसको रिमूव करो कि अगले वीक वो गलती नहीं हो, सेम गलती। और प्रीवियस वीक में जो लूप होल रहा है उसको कवर करो, जितना पार्ट बाकी रहा उसको नेक्स्ट वीक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देके कवर करो। ठीक है, ये आपका वीकेंड का प्लान होगा। अब आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, एज वेल एज आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी इसके रिगार्डिंग डाउट रहता है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो और टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। तो ये था आज का सेशन कि आपके पास जो नेक्स्ट थोड़ा सा टाइम बचा है, इतने सारे कंपटीशन को कैसे फेस करें, इतने सारे कंपटीशन को कैसे फेस करें। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमारी छोटी सी रह गई है, छोटी सी बात रह गई है, उसके लिए भी हम कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट बात थी हमारी क्या था कि कितने फॉर्म भरे गए हैं, आप कितने फॉर्म भरे गए हैं, 4,65,439 फॉर्म भरे गए हैं। कितने फॉर्म भरे गए हैं, 4,65,439 फॉर्म भरे गए हैं। कितनी सीटों के लिए, 1765 सीटों के लिए। तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंट यह है कि देखो काफी सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ते नहीं है, एंड टाइम पे भागेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, जितने बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, तैयारी स्टार्ट करेंगे, मन लगा के करो। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, आपको ज्यादा सीट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ बैठने के लिए एक सीट चाहिए, जॉब करने के लिए एक सीट चाहिए। तो ये मान के चलो कि एक सीट जो है वो सिर्फ आपके लिए बनी है, एक सीट सिर्फ आपके लिए बनी है, उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए एफर्ट लगाओ, तो आपका वो एग्जाम श्योर निकल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन के लिए बने रहिए इंजीनियर्स वाला के साथ। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।